आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। यह इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। और आज नहीं, हम पिछले 200 से दो 2 साल से हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं और इस मसले को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, क्योंकि ये मसला बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात हर बार हम इसलिए कहते हैं ताकि जो लोग जुड़े हुए हैं उनको एक तो ये याद रहे कि ये मसला जो जेनोसाइड हो रहा है गाजा में, वो 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। लोगों को ये याद रहना चाहिए। सवाल बहुत बड़े हैं, सवाल बहुत अहम है। और आज कई इंपॉर्टेंट खबरें, क्योंकि हम सिर्फ गाजा की बात नहीं करेंगे, हम सीरिया की बात करेंगे, ईरान की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे और सऊदी अरब यूएई की बात करेंगे। यानी जो मसले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 7 अक्टूबर 2023 की बात करते हैं, हमास की बात करते हैं, लेकिन पिछले 70-75 साल से जो हो रहा है उसकी बात नहीं करते। आज मैंने एक टीवी चैनल पे भी ये बात कही। मैंने कहा 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ, चलिए मैं मानता हूं कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप बताइए कि जिसे पनाह दिया फिलिस्तीन ने, वही दुश्मन बन गया, पूरे पे कब्जा कर रहा है। आज भी कोशिश क्या है कि गाजा के लोगों को कहां पहुंचा दिया जाए? गाजा के लोगों को सोमाली लैंड पहुंचा दिया जाए। ये आज कोशिश हो रही है, ये कोशिश की जा रही है। ये कोई मामूली बात है क्या? मैं आपको वो खबर दिखा रहा हूं और उसके बाद हूतियों ने जो कहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। और आप देखिए कि एक तरफ जब पूरा अरब चुप है, खामोश तमाशाई बना हुआ है, आप देखिए आवाज कौन उठा रहा है, बोल कौन रहा है। ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर हिंदुस्तान के अखबार ने ही, ये नवभारत टाइम्स देखिए, और यहां पे हेडिंग क्या है वो देखिए। इजरायली सेना ने सोमाली लैंड में कदम रखा तो तबाही मचा देंगे, हूतियों को ऐलान, दी खुली धमकी। अब कहेंगे साहब हूती जो है वो तो आतंकवाद फैला रहा है, अंसारुल्लाह अल हौती तो आतंकवादी है। और ये क्या है? यहां हूती प्रमुख ने कहा कि इजराइल का सोमाली लैंड को देश के तौर पर मान्यता देना ठीक नहीं है, इसके गंभीर परिणाम होंगे, क्योंकि सोमाली लैंड में इजरायली सेना आई तो उसे टारगेट किया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये कहा है। मैं पूरी खबर शुरू में जरूर चाहता हूं कि वो मैं पेश कर दूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप तक ये बात पहुंचे, आप तक ये बात जाए। कुछ लोग हमारे इस लाइव शो के बारे में, साहब आप बहुत तेज वैसे बोलते हैं। मेरी जो स्टोरीज हैं वो जा करके एमएमसी न्यूज इंडिया पे देखिए। मैं स्टोरीज जब करता हूं उसका अंदाज अलग होता है, मैं जब लाइव करता हूं ये मेरा अपना अंदाज है, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है ये, और इसको हम सिर्फ किस्से कहानियों की तरह नहीं बयान कर सकते। हम इसी अंदाज से पेश करते हैं ताकि जो बहरे लोग हैं, जो अंधे लोग हैं, मैं हुकूमत में बैठे लोगों की बात कर रहा हूं, उनके कानों तक बात पहुंचे और कुछ तो सबक ले। यहां पे देखिए, यहां पे सना से खबर आई है, यमन के बड़े हिस्से पर काबिज। ये हिंदुस्तान के अखबार की रिपोर्ट है, मैं वो पढ़ रहा हूं, उसको आप अदरवाइज न लीजिएगा, मैं वो खबर पढ़ रहा हूं, तजिया बाद में करूंगा। यमन के बड़े हिस्से पर काबिज हूती विद्रोहियों ने
इजराइल को सोमाली लैंड से दूर रहने की चेतावनी दी है। हूती नेता ने कहा कि सोमाली लैंड में इजरायली मौजूदगी को मिलिट्री टारगेट मानते हुए हमले किए जाएंगे। हूतियों की ओर से ये धमकी भरा बयान इजराइल के सोमाली लैंड को देश के तौर पर मान्यता देने के फैसले के विरोध में आया है, उसके खिलाफ आया है। सोमालिया से अलग हुए हिस्से सोमाली लैंड को मान्यता का अरब और अफ्रीका से ज्यादातर देशों ने इसकी मुखालफत की है। खुद सोमालिया ने भी इसकी मुखालफत की है और कहा है ये बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ वर्दी है। हूतियों ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इजराइल को हमले की धमकी तक दी है। हूती प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती ने अपने बयान में कहा कि हम सोमाली लैंड में किसी भी इजरायली मौजूदगी को अपनी सशस्त्र सेनाओं के लिए एक सैन्य लक्ष्य मानते हैं। ये सोमालिया और यमन के खिलाफ आक्रामकता है और हम इसे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। ऐसे में हम यहाँ इजरायली सेना को रोकेंगे। इजरायली सेना यहाँ दाखिल नहीं हो सकती, ये बिल्कुल उन्होंने खास कर दी है, यहाँ पे ऐलान कर दिया है। हूती प्रमुख ने कहा कि इजराइल को सोमाली लैंड को मान्यता देना एक खतरनाक फैसला है। ये यमन, सोमालिया और उसके अफ्रीकी पड़ोस के देशों के अलावा रेड सी और लाल सागर के दोनों किनारों पर स्थित देशों को निशाना बनाने वाला एक शत्रुता पूर्ण रुख है। ऐसे में हम इसका पूरी ताकत से विरोध करेंगे, इसकी मुखालफत करेंगे। यहाँ पे आप देखिए सोमाली लैंड साल 1991 में सोमालिया से अलग हुआ था। अदन की खाड़ी के पास रणनीतिक स्थान पर स्थित इस क्षेत्र की अपनी करेंसी, पासपोर्ट और सेना है। इसके बावजूद दुनिया ने उसे देश के तौर पर मान्यता नहीं दी है। इजराइल पहला देश है जिसने आधिकारिक तौर पर सोमाली लैंड को देश माना है। और देखिए हूती क्यों खफा है, तो यहाँ पे इजराइल के सोमाली लैंड पर फैसले का दुनिया के बड़े हिस्से ने विरोध किया है। हूतियों के ज्यादातर आक्रामक होने के वजह उसका इजराइल के साथ तनाव है। बीते कुछ वर्षों में, खासतौर से अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल और हूती आमने सामने। इजराइल ने कई बार यमन में हूतियों पर हवाई हमले किए हैं और हूतियों ने भी, यह भी लिखना चाहिए था जो भी पत्रकार है, कि हूतियों ने भी कई हमले किए हैं इजराइल पर। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक बड़ा मसला है। और जो इनके एक तरफ ये सीरिया में घुस गए ताकि हम टर्की को और ईरान को टारगेट कर सके, उधर इराक में दाखिल होने की कोशिश है, तो और इधर अब ये सोमाली लैंड में मान्यता दे करके, जहां एक तरफ गाजा के लोगों को वहां भेजना और दूसरी तरफ वहां पे जाकर के, और जैसा कि अंसारुल्लाह अल हूती ने कहा कि ये पूरी इनकी कोशिश है। लेकिन जाहिर सी बात है कि तू डाल डाल मैं पात पात, या तू पात पात मैं डाल डाल। तो भाई वो भी समझ रहे हैं कि क्या कहां से कौन सी चाल चली जा रही है, तो उसका जवाब तो मिलेगा और उसका जवाब यहाँ पे दिया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर थी और मुझे लगा था कि ये खबर आप तक जरूर जाना चाहिए, जरूर ये खबर आप तक पहुंचनी चाहिए थी। अब एक और ढिंढोरा देखिए, यहीं से मैं खबर लूंगा। ये ढिंढोरा आप देखिए पीटा जा रहा है। ये ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है आप इसको भी समझिए, और उसके बाद मैं उस खबर पे आऊंगा जो आज मैंने थंबनेल बनाया, बेन गवीर, कैसे बेन गवीर पर हमला हुआ जो इजरायली मिनिस्टर है और कैसे वो जान बचा के भागा, अभी मैं बताऊंगा। आयरन डोम के बाद आयरन बीम दुनिया में पहली बार इजरायली सेना में शामिल हुआ लेजर वेपन, ये आप देखिए हथियार। अब यहां पे क्यों इसकी चर्चा हो रही, क्योंकि ईरान ने भी बना लिया है। ईरान ने भी लेजर एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है, उसे भी मिल गया ये कहते।
या तिल अवीव से खबर है। देखिए इजराइल में दुनिया का पहला लेजर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ को पहला ऑपरेशनल हाई पावर लेजर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम मिल गया है। इसे इजरायली डिफेंस कंपनी रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने डेवलप किया है। 28 दिसंबर को इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉर्ड्स ने इसे एक उपलब्धि बताया है और इजराइल राज्य की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताया। इसकी जरूरत क्या थी? आयरन डोम जब था तो कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता। आयरन डोम के बारे में यही कहा जा रहा। एरो 3, एरो 2, एरो 1 ये भी ले आए। अरे भाई अमेरिका से थॉड आ गया, लेकिन क्या हुआ 12 दिन की जंग में कि सब धरे के धरे रह गए। और अभी जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है, जिससे बड़े बड़े तजिया निगारों ने ये कह दिया कि इजराइल ये ईरान जो ये बना रहा है बैलिस्टिक मिसाइल, तो इनके तो आयरन डोम उसके रोक ही नहीं सकते, उसे डिफेंस कर ही नहीं सकते। और अब तो ईरान ने ऐसा बनाया है, B2 बॉम्बर की नकल कर ली जो बंकरों को तबाह कर देंगे। यानी इजराइल के लोग बंकर में भी महफूज नहीं रहेंगे अगर जंग हुई। अब ये लेजर सिस्टम लाए, लेजर सिस्टम ईरान ने भी डेवलप कर लिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। जो लोगों ने बताया है, जिस जिस तरीके से यहाँ पे चीजें डेवलप हुई हैं, मैं आपको बता रहा हूं, उससे कोई इनको फायदा नहीं होने वाला। लेकिन ये वाह वाह और ताली बजाना और ये खुश करना लोगों को, इजराइल के लोगों को, लेकिन वो शायद समझ रहे होंगे। यहाँ पे 28 दिसंबर को इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉर्ड्स ने इसे एक उपलब्धि बताया और इजराइल राज्य की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आयरन बीम दुनिया में पहली बार है जब एक हाई पावर लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेशनल स्थिति तक पहुंचा है, जो इसे एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बड़ी सफलता बनाता। भाई पता कैसे चला? सवाल यह है कि पता कैसे चला? अभी इसका कोई टेस्ट तो हुआ नहीं, अभी इसकी कोई जांच तो हुई नहीं, तो आपको कैसे मालूम हुआ? कैसे आपको पता चल गया कि साहब ये बहुत अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, बड़ा बढ़िया काम कर रहा है? कैसे पता चल गया? अभी कोई इसकी टेस्टिंग तो हुई नहीं, कहीं इसको टेस्ट तो किया नहीं गया। तो ये जो बातें कि साहब बड़ा बढ़िया है, बड़ा अच्छा है, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, ये तो खुदा न खास्ता जब जंग होगी तब पता चलेगा ना कि भाई इसमें कितना दम है, ये कितना डिफेंस कर पाएगा। और खबर तो ये है कि ईरान, फिर सवाल ये है कि अगर इतना आप पे इतना भरोसा था तो अमेरिका क्यों भाग के पहुंच गए? इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू क्यों वो ये जो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल है और जो टेस्ट हुए थे अभी लगातार, उससे इतना खौफ क्यों इनको पैदा हो गया कि उस पर बात करने गए? जो रिपोर्ट आ रही मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूं। मुझे बता के नहीं गए कि मैं जा रहा हूं इस पे बात करूंगा, नहीं, जो चल रहा है मैं उसके हवाले से बता रहा हूं। कभी आपको लगे कि क्या, या कोई सवाल कर ले कि क्या मुमताज साहब आपको ये बेंजामिन नेतन्याहू बता के गए हैं कि क्या क्या बात करूंगा? तो मुझे बिल्कुल बता के नहीं गए, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि जिस तरह से ईरान की तैयारी है उससे इजराइल डरा हुआ, क्योंकि ईरान रोजाना बड़े पैमाने पे मिसाइलें बना रहा है। ईरान का जो न्यूक्लियर पावर का काम है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये सब जान रहे हैं। इसके अलावा रूस और चाइना दोनों भरपूर तरीके से मदद कर रहे हैं, ये एक बड़ी सच्चाई है और इसीलिए ये इतना खौफ है। हमारे साथ मेहमान बहुत जल्द जुड़ जाएंगे, मैं मेहमानों को स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबरें, मैं अब अगली खबर की तरफ आ रहा हूं। अगली खबर आपकी खिदमत में पेश करूंगा और मैं चलूंगा मिडिल ईस्ट मॉनिटर की तरफ, क्योंकि मिडिल ईस्ट मॉनिटर जो है उस पर बात करना और अपडेट्स देना, जब तक मेहमान जुड़ते हैं हम आपको अपडेट्स दे देते हैं। मिडिल ईस्ट मॉनिटर पे बड़ी अच्छी खबरें आती हैं।
और वो खबर आप तक पहुंच जाए, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। हालांकि आप खुद जाकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में और अलग अलग हवालों से खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। यहाँ पे आप देखिए, गाजा के स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि जन्म दर में 40% की गिरावट के बावजूद गर्भपात के मामलों में वृद्धि हुई है। यहाँ पे आप देखिए, ये बताया जा रहा है गाजा के जो स्वास्थ्य अधिकारी उन्होंने। और यहाँ पे तीन जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें, एक तो जर्मनी, जेल में बंद फिलिस्तीन एक्शन कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, जर्मनी का। इसके अलावा इजराइल ह्योम ने कहा कायरा के क्षेत्रीय गतिविधियों से तेल अवीव में चिंता बढ़ गई है। ये कायरा की बात आ रही है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि मिस्र में इस वक्त जिस तरह की सरगर्मियां है, उससे तेल अवीव जो है वो थोड़ा से फिक्रमंद हुआ है। और फिक्रमंद तो होना चाहिए, क्योंकि भाई आप मार रहे हो तो दूसरा कैसे खामोश रहेगा? आप एक के बाद एक कार्रवाई कर रहे हो, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, तो कोई चुप कैसे रहेगा? इसके अलावा सोमालिया के राष्ट्रपति ने गाजा से फिलिस्तीनियों के विस्थापन को खारिज कर दिया। कहा कि अगर कोई यहाँ पे आएगा तो इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे और हम इजराइल से सख्त मुकाबला करेंगे। ये बात बिल्कुल वादे कह दी गई। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए, एक और खबर मैं जा रहा हूं जहां पे ब्लू हो जाए, वहां पे आप देखिएगा रेड हो गया है कि फिलिस्तीनी लोग यरूशलेम पहुंचने के लिए यहाँ पे अलगाव दीवार को पार करते समय अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये यरूशलेम जाने के लिए इस तरह से वो पार करते हैं। आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से सीढ़ी लगा करके और यहाँ पे जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए, सोमालीलैंड को मान्यता देने और ट्रंप के साथ गाजा वार्ता को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री आलोचनाओं के घेरे में है। उनकी हर तरफ से तनकीद हो रही, आलोचना हो रही। ये दूसरी खबर। और तीसरी, लेबनान और मिस्र ने बैरूत की प्राकृतिक गैस की जरूरतों को पूरा करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो लेबनान और मिस्र ने बैरूत की, तो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहाँ पे एक और खबर, यहाँ अब्दस्त यानी असद समर्थकों के हमलों के बाद सीरियाई सेना लताकिया और टार्टस में तैनात की गई है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये खबर सीरिया है। और इसके अलावा यहाँ पे यमन के दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद ने पूर्वी हिस्से से वापसी को खारिज कर दिया और राज्य बनने की दिशा में कदम बढ़ाने के इशारे दिए। इसके अलावा यहाँ गाजा में सर्दियों के मानव निर्मित परिणामों से यहाँ पे आप देखिए 2,35,000 फिलिस्तीनी प्रभावित हुए। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संगठन, ये अनर्वा की रिपोर्ट है। अब इसके अलावा जो हिजबुल्लाह ने आज कहा है, अंसारुल्लाह लौतिक तो हमने बताया, और अभी हम इसकी डिटेल भी देंगे। हिजबुल्लाह नेता कहना है कि आंदोलन आत्मसमर्पण नहीं करेगा और लेबनानी भूमि की रक्षा के लिए तैयार है, वो पीछे हटने वाला नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा, हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं या नईम कासिम, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर हमने अपनी तहरीक को विड्रॉ कर लिया तो लेबनान का भी वही हाल होगा जो सीरिया को हो गया, ये उनका कहना है। इसके अलावा एक और खबर यहाँ पे देखिए कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और ईरान ने द्विपक्षीय संबंधों और यमन संघर्ष पर चर्चा की है। तो ये भी अपने आप बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि ईरान जो है, आप देखिए कि बातचीत कर रहा है ताकि जो साजिश है इजराइल के आपस में टकराव की, वो फिलहाल टल जाए, ऐसा कहा जा रहा है। अब यहाँ पे आइए, बेन गवीर की पार्टी इजरायली विधेयक को आगे बढ़ा रही है जो मस्जिदों में नमाज के लिए दी जाने वाली अदान को लक्षित करता है। और ये बेन गवीर जो है, एक के बाद एक जहां जहां भी आप इस तरह का फैसला देखिएगा तो वहां पे ये हरकतें हो रही। लेकिन आज हुआ क्या, मैं वो बता दूं और उसके बाद मैं देख लेता हूं मेहमान राशिद रिजवी साहब जुड़ गए हैं। मैं बहुत जल्द बस एक आखिरी जो मेन आज बनाया गया और वो ये कि नेगेव के एक फिलिस्तीनी गांव में पत्थरबाजी का शिकार होने के बाद बेन गवीर भाग निकला। ये खबर चलाई जा रही है और मैं समझता हूं कि
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से वहां से ये जान बचाकर भागे हैं। और ये वाकई अगर देखा जाए कि जिस तरह की आप देखिए एक के बाद एक के बाद एक जो फैसले लिए जा रहे हैं, वो फिलिस्तीन पे सिवाय कब्जा करने के इसके अलावा और है क्या? कोई ये तो बताए कि भाई है क्या इसके अलावा। यहाँ देखिए 1984 से इजराइल के जेर तसल्लुत जनूबी फिलिस्तीन के मकबूजा नेगेव इलाके में वाक़े, यहाँ पे आप देखिए वाक़े बेडवैन गांव तराबैन के मुश्तइल फिलिस्तीनियों ने इंतहाई दाएं बाजू के इंतहा पसंद एतमार बिन गवीर पर पथराव किया, जो इजरायली गासिब हुकूमत में कौमी सलामती के नाम नेहाद वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वाकया इतवार को उस वक्त पेश आया जब इजरायली काबिज फौज के गांव पर धावा बोला और मुतादिद रिहायशियों को गिरफ्तार किया जाने लगा। चैनल 14 ने इतला दी है कि कौमी सलामती के वजीर एतमाद बिन गवीर ने पुलिस की कार्रवाइयों की निगरानी के लिए इतवार को निगेव के गांव तराबैन का दौरा किया। इनके दौरे के दौरान दर्जनों देहातियों की पुलिस से झड़प हुई और इन पर पथराव किया गया। अब लोग ये कहते हैं कि साहब ये फिलिस्तीनी पथराव करते हैं, फिलिस्तीनी ये करते वो करते हैं। सवाल ये है कि भाई करें तो करें क्या?